क्या सिलीगुड़ी का विकास सही दिशा में जा रहा है आपके हिसाब से, या फिर जस्ट फैल रहा है सिलीगुड़ी? कि आप पत्रकार हैं और मैं एसजेडी का चेयरमैन हूं, तो आप कौन सा ऐसा कठिन सवाल मुझसे पूछना चाहते थे आप? कोई भी विकास कार्य तभी परिपूर्ण होगा जब आम जनता की, आम लोगों की भागीदारी होगी। स्मार्ट प्ले। कई दिन आगे एक वीडियो था संजय जी का ही, ये सिलीगुड़ी नहीं जामगुड़ी बन के रह गई है। मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि 2027 में आपका सिलीगुड़ी, हमारा सिलीगुड़ी एक नया स्मार्ट शहर बन रहा है। और आप 2027 से जो असुविधाएं हो रही है, जो निर्माण कार्य हो रहा है, उससे असुविधाएं तो हो रही हैं, पर 2027 में आपका ये शहर एक नए रूप में आएगा। यह कोई स्टूडियो नहीं है और आज हम बैठे हैं जिस जगह पर, वह एक चाय की चौपाल है। और अगर मैं इसका नाम बताऊं तो आप हमारे कैमरे के पीछे भी देख पा रहे होंगे, नेताजी केबिन। यह नेताजी केबिन अपने 70 सालों का इतिहास अपने आप में संजोए हैं। और इस जगह पर अगर रोज़ हम देखें तो यहाँ आम लोग, जो यहाँ के आम नागरिक हैं, जो सिलीगुड़ी वासी हैं, वह लोग बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। उन चर्चाओं का विषय होता है विकास, डेवलपमेंट, या फिर जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर। तो हमने सोचा क्यों ना इस चाय की दुकान पर, यानी कि चाय चौपाल पर, चाय के उबलने के साथ साथ जो विचार उबलते हैं, उन विचारों के लिए जिन लोगों के बारे में कल्पना करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम इनसे ये सवाल पूछेंगे, इनसे बात करेंगे, वैसे ही खास शख्सियत को क्यों ना हम इस चौपाल में बुलाएं, चाय चौपाल में, और उनके साथ बातचीत करें। तो मैं अधिक भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ आज जो शख्स बैठे हैं, जो शख्स आए हैं चाय पीने के लिए, मैं उनका स्वागत करूंगा। दिलीप जी, नमस्कार। तो दिलीप दुग्गड़ से तो आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, उसके बाद व्यवसायी रह चुके हैं, और फिर इनको एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली, एसजेडीए के चेयरमैन से पहले ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इनका जो प्रशासनिक सफ़र है वह काफ़ी रोचक रहा है, इनके जीवन का जो सफ़र है वह भी काफ़ी रोचक रहा है। तो हम इनसे जो बातचीत करेंगे उनका मुद्दा होगा इनके जीवन के बारे में, और थोड़ा बहुत हम टच करेंगे इनका जो प्रशासनिक, जो अभी इनके पास जो कार्यभार है उसके बारे में। तो चाय कौन सी लेंगे आप? चाय, आप लाल चाय पिलाइए मुझे। चीनी लेते हैं? बिना चीनी। अच्छा, बिना चीनी। शुगर है आपको? मुझे शुगर नहीं। तो मैं बुलाना चाहूँगा भाई, ऑर्डर नहीं थे पठाओ का होके। तो दिलीप जी, शुरुआत करते हैं आपसे बातचीत की, चाय जब तक आ जाती है। जी। तो दिलीप जी, आपने पत्रकारिता में वर्षों तक सिस्टम से सवाल पूछा है। आज जब आप उसी सिस्टम का हिस्सा है, क्या चाय की मेज पर सवालों का स्वाद बदला है, आपको लग रहा है? तो सबसे पहले तो संजय जी, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज नेताजी केबिन में आके हमारी सबकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम लोग बहुत वर्षों तक, करीब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और आज पुनः यहाँ आना हुआ, और आके वो माहौल, वही लोग, उसी तरह का माहौल मिला, तो ये बहुत अच्छा है। आपने सवाल पूछा कि पहले पत्रकार के नज़रिए से, पहले जब मैंने पत्रकारिता की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लगता था ठीक करना है, वो नज़रिया एक ऐसा था कि इस पर बदलाव लाना है। और आज जब हम लोग प्रशासन में आए हैं तो मुझे लगता है कि वो अनुभव, मेरा वो अनुभव, वो सोचने का तरीका अब यहाँ कारगर साबित हो रहा है कि हम लोग इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं सिस्टम को। वो सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पत्रकारिता में मैं काफ़ी वर्षों तक रहा और देश के शीर्षस्थ पत्रकारों के साथ मैंने काम किया, तो वो सिस्टम ने मुझे उस नज़रिए को देखने का अंदाज़ सिखाया है। और आज जब मुझे लगता है कि हम लोग उसको थोड़ी सी पहल करें तो हम लोग कुछ बदलाव की ओर जा सकते हैं। मतलब आपको आपके पत्रकारिता की दौर की याद आज ताज़ा हो गई है इस जीवन चाय चौपाल में। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जीवन में हर व्यक्ति पत्रकार है। जो देखता, सुनता, समझता है वही पत्रकार है। जिसमें संवेदनशीलता है वही पत्रकार है, और जो संवेदनाओं के साथ काम करता है वही पत्रकार है। और दूसरी तरफ वही राजनेता है जिसमें संवेदनाएं हैं, देखने, सुनने और सोचने की शक्ति है, वही राजनेता है।
आपका जो सफ़र रहा पत्रकार व्यवसायी और फिर एसजेडीए चेयरमैन, इस पूरे सफ़र में जो अभी आपके काम आ रहा है सबसे ज़्यादा, वह कौन सा अनुभव काम आ रहा है? जो पत्रकार के रूप में मैंने जो देखा, जो महसूस किया, तो वो मुझे लगता है कि वो अनुभव अब के काम में बहुत ज़्यादा मुझे मदद कर रहा है, क्योंकि वो एक अनुभव, वो एक अलग तरह का अनुभव था जहाँ लोगों से मिलने का, सोचने का एक मौका मिला। और वो अनुभव आज मुझे लगता है कारगर साबित हो रहा है। जब हम प्रशासन के काम में बैठते हैं तो वो अनुभव, वो बातें, वो लोगों की कही हुई बातें वो बहुत याद है। एक सवाल कई बार हमारे सामने आता है कि लोग कहते हैं कि प्रशासन में आने के बाद व्यक्ति बदल जाता है। क्या दिलीप दुग्गड़ आज भी वही सवाल खुद से पूछते हैं जो कभी पत्रकार दिलीप दुग्गड़ पूछा करते थे? मैं आपको एक बार बता दूं कि व्यक्ति को कभी बदलना नहीं चाहिए, और जीवन में व्यक्ति जो बदल गया वो जीवन में सफल ना हो पाया। मेरे बारे में, मैं अपने निजी जीवन के बारे में बताता हूँ कि मैं जो था, जो हूँ, वो सामने है सबके, एक खुली किताब की तरह है। और आप तो देखिए कि मेरा जीवन में बदलाव सिर्फ एकमात्र ये हुआ है कि अब मैं घर में कम समय दे पाता हूँ, और कोई बदलाव हुआ नहीं है। आप मेरे घर कभी आइए, आप देखेंगे वो 5 शर्ट और 5 पैंट, और बस वही मेरा संसार। हाँ, किताबें पढ़ने का जो मुझे शौक़ था, मेरे घर में आपको पता है कि 8-10 हज़ार किताबें, वो किताबें पढ़ने का वो जो प्रक्रिया वो थोड़ी कम हो गई है। अब सारा दिन तमाम व्यस्तताएं, कार्यक्रम रहते हैं, पर फिर भी मैं चेष्टा करता हूँ कि रोज़ एक किताब पढ़ के, एक पन्ना जरूर पढ़ के सो। दिलीप जी, आप एसजेडीए चेयरमैन के पद को अभी ये कर रहे हैं, जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं, तो आज भी बहुत से लोग हैं जो एसजेडीए क्या करता है उसके बारे में ठीक से समझ नहीं है उनको। अगर आप एक आम सिलीगुड़ी वासी को समझा पाएँ कि एसजेडीए की भूमिका क्या है। जब शहर बनता है, जब शहर और बड़ा होता है, तो उसकी सिटी प्लानिंग की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होगी, कैसे शहर बनेगा, शहर का प्रारूप क्या होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, और किस तरीके से शहर बढ़ेगा। अब पता है, सिलीगुड़ी गांव से शुरू हुआ, एक कस्बे में आया, कस्बे से शहर बना, शहर से आज मेट्रो बन रहा है। सिलीगुड़ी से लेके नक्सलवाड़ी, खोड़ीबाड़ी, पूरा शहरीकरण हो गया है। इधर आप जलपाईगुड़ी तक शहर बढ़ गया है। तो उस समय ढांचागत सुविधाएं क्या होंगी, कैसे सिटी प्लानिंग होगी, शहर में क्या क्या सुविधाएं होंगी, उसको लेके एसजेडीए काम करता है। एसजेडीए बहुत पुरानी संस्था 1980 में बनी थी, और 1980 से अनावर कि शहर की प्लानिंग को लेकर, विकास को लेकर, और अब तो राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिटी प्लानिंग पे, शहर के विकास पे, ढांचागत सुविधाओं पे बहुत जोर दिया है। और आप देखिए ये शहर जो एक छोटा सा शहर था, आज मेट्रो की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। एसजेडीए का जो अगर मैं कहूँ कि क्षेत्र जो है वो लगभग 2200 समथिंग का कुछ एरिया है, तो इतना बड़ा एरिया जो है इसको आप लोग कैसे मैपिंग करते हैं, कैसे संभालते हैं, क्या स्ट्रक्चर है आपका? स्ट्रक्चर, एसजेडीए की बहुत बड़ी टीम है, और एसजेडीए पूरा जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के प्लानिंग एरिया को देखता है। हमारी ये सही है कि हमारी प्लानिंग एरिया बहुत बड़ी है, पर हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हम लोग सब मिलजुल कर इस काम को पूरा करते हैं। और हमने इस बार एक नई परिकल्पना की है कि सिलीगुड़ी नगर निगम है, सिलीगुड़ी महकुमा परिषद है, जलपाईगुड़ी जिला परिषद है, और हमारे मैनागुड़ी नगर पालिका है, जलपाईगुड़ी नगर पालिका है, माल बाजार नगर पालिका है। ये हमारे प्लानिंग क्षेत्र में हम लोग सब मिलजुल कर, एक साथ, एक राय लेकर, सबके सुझाव लेकर हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। अक्सर जनता का आरोप रहता है दिलीप जी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो प्लान बनाती है, पर ज़मीन पर वो हकीकत में अगर आए तो उसका जो प्रतिशत है बहुत कम होता है। इस पर आप, इस धारणा को आपने कैसे बदलेंगे, आप कैसे बदलेंगे, क्या सोचा है? देखिए, राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझे एक ही बात कही कि जो भी काम करना है लोगों का मतामत लेकर, सलाह लेकर, और उनको उनके साथ मिलकर काम करना है। तो हमने जितने भी परिकल्पनाएं ली हैं उनको हकीकत में बदला है। और एसजेडीए ने हमेशा सिटी प्लानिंग को लेकर जो काम किया है, हम लोग अभी सब स्टेक होल्डर से जो भी काम कर रहे हैं, हम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। आपको पता होगा हमने आईआईटी खड़गपुर को हम उनके साथ मिलकर एक 2000 विजन प्लान 2050 बना रहे हैं, पर उसमें भी हमने सब जितने स्टेक होल्डर्स हैं और जितने लोग हैं उसमें सबको बात करके, सबकी सलाह लेके, सबसे राय मशविरा करके वो प्लान बनेगा।
IIT खड़गपुर से हमारी बात अंतिम दौर पे है और बहुत जल्दी हम उनके साथ में एक समझौता करेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी इस शहर का कैसी परिकल्पना 2050 में होगी, कैसा विज़न होगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इन सब को मिलाकर एक परिकल्पना बनाएंगे। पर ये बात तय है कि जो भी काम होगा वो लोगों से बात करके, स्टेक होल्डर से बात करके, उनकी राय मशविरा से ये काम होगा। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong, we specialize in world-class hospitality career. City or hills, secure your global hospitality future at IIHM. दिलीप जी, आप एक पत्रकार रहे हैं, सवाल पूछना आपकी पहचान रही है। आज पहला सीधा सवाल मेरी तरफ से है, एक जो टेढ़ा सवाल है, क्या सिलीगुड़ी का विकास सही दिशा में जा रहा है आपके हिसाब से, या फिर जस्ट फैल रहा है सिलीगुड़ी? संजय जी, सिलीगुड़ी अब एक मेट्रो शहर की तरफ से जा रहा है और आप देखिए पूरे शहर में निर्माण कार्य चल रहा है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये मैं मानता हूँ कि लोगों को थोड़ी असुविधा तो हो रही है, पर 2027 में आप देखिएगा एक पूरा नया शहर, एक बदला हुआ शहर, एक स्मार्ट शहर सिलीगुड़ी बनेगा। और सिलीगुड़ी अब देखिए, पहले सिलीगुड़ी की परिधि बहुत छोटी थी, अब सिलीगुड़ी अब शहर यहाँ से लेके बागडोगरा, बागडोगरा से खोड़ीबाड़ी, खोड़ीबाड़ी से नक्सलबाड़ी, इधर आप फुलबाड़ी, फुलबाड़ी से आगे तक जलपाईगुड़ी तक शहर एक हो गया है। शहर का विस्तार हो रहा है। शहर का विस्तार क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। सबसे बड़ी बात है लोग सुरक्षित है। उससे भी बड़ी बात है कि लोगों को वो ज़रूरी सिविक फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो जैसे शहर बढ़ रहा है, सिलीगुड़ी नगर निगम, सिलीगुड़ी महकुमा परिषद, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण सब मिलजुल कर मूलभूत सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि 2027 में आपका सिलीगुड़ी, हमारा सिलीगुड़ी एक नया स्मार्ट शहर बन रहा है। और आप 2027 तक जो सुविधाएँ हो रही हैं, जो निर्माण कार्य हो रहा है, इससे असुविधाएँ तो हो रही हैं, पर 2027 में आपका ये शहर एक नए रूप में आएगा। और सिलीगुड़ी देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है। जब शहर तेज़ी से बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा और समूची सरकारी एजेंसियां, राज्य सरकार इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। धन्यवाद। सिलीगुड़ी में ट्रैफिक और अव्यवस्थित निर्माण जो है, यह एक बहुत बड़ा डर बन चुका है लोगों में, क्योंकि ट्रैफिक में आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम जाते हैं दैनिक जीवन में, तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम जब जिस जगह पे जाने के लिए हमें 10 मिनट का समय लगता था, आज वहाँ 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। और पेट्रोल की खपत भी ज़्यादा होती है, जो कि हमारे पॉकेट पे भी असर डालता है। तो इन सब चीज़ों के लिए एसजेडी की तरफ से कोई प्लानिंग है? देखिए, आप ये शहर, मैंने जैसे बताया कि देश का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है। तो ट्रैफिक को लेकर ये बात हकीकत है कि समस्याएं हैं, बस जब समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो हम लोगों ने 2 बड़ी पहल एसजेडी से की है और सिलीगुड़ी नगर निगम ने भी पहल की है। हमने कई नए बस टर्मिनसों का निर्माण शुरू किया है, जिसमें 2 बस टर्मिनसों का निर्माण का काम शुरू हो गया। नगर निगम भी बस टर्मिनसों का निर्माण कर रहा है। उसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग के लिए हमने हॉकर्स कॉर्नर में और भी कई जगह पर हमने कई जगह आइडेंटिफाई की है और उसके लिए हमारी ये प्लानिंग चल रही है। जैसे ही मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी शहर में, मुझे लगता है ये ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी। पर लोगों को भी अब पहल करनी पड़ेगी। सेवक रोड, हिलकाट रोड शहर की जो 2 मुख्य सड़कें हैं, वहाँ के फुटपाथ पे जो चलने के लिए फुटपाथ है, उस पे लोगों को थोड़ा ध्यान दे के उसको खाली रखना पड़ेगा। तो तब हम लोग सब पहल करेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे और मिलजुल के पहल करेंगे तो मुझे लगता है ट्रैफिक समस्या बहुत बड़ी ट्रैफिक समस्या नहीं है, इसका समाधान हो जाएगा। दूसरा, ट्रैफिक समस्या का अभी थोड़ी समस्या ज़्यादा होने का कारण है कि शहर में इतने निर्माण कार्य चल रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो उससे कुछ ट्रैफिक अव्यवस्थित हुआ है। पर मैं सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतनी समस्याओं के बावजूद अपनी पहल से उसको कम किया है
पर आने वाले समय में जब मल्टीपल लेवल कार पार्किंग और बस टर्मिनल जो बन रहे हैं वह व्यवस्थित होने से शहर में ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं रहेगी। साधारण जो आम नागरिक है उनकी अगर दृष्टिकोण के हिसाब से अगर हम बात करें तो एसजेडीए का जो कार्य है वह ज़्यादा दिखा नहीं है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा चिन्ह है जो प्रतीक है जिसको आप बता सकते हैं कि एसजेडीए ने शहर के विकास के लिए कोई योगदान दिया है, तो आप बताइए। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण ने पिछले 15 साल में विकास के बहुत अनूठे और अनुपम कार्य किए हैं। और आपको बता दो, सड़कों के निर्माण से लेकर फ्लाईओवर के निर्माण को छोड़ के हमने एक पाइनएप्पल डेवलपमेंट सेंटर विधाननगर में बनाया है। उसका वापस पुनः नवीनीकरण हो रहा है, वो काम शुरू होगा। अभी साहू डांगी में बहुत एक अत्याधुनिक क्रिमिनेटोरियम वो बना है, उसका भी इसी माह उद्घाटन होगा। इसके अलावा हमारे कई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमने बंगलार बाड़ी से शुरू कर जो राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण परिकल्पना है, ऑडिटोरियम्स का निर्माण किया है। हमने कई जगह बस टर्मिनस का निर्माण किया है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया। पिछले 15 साल में सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आप राज्य सरकार की परिकल्पना के अनुसार सड़कें जो काम देख रहे हैं उस पर बहुत जोर दिया। अब हमने नए तरीके से कुछ नए प्रस्ताव लिए हैं और शहर के ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए 4th महानंदा ब्रिज, 5th महानंदा ब्रिज और अब 6th महानंदा ब्रिज, तो इन पे काम हो रहा है। ये बात सही है कि समय के अनुसार कई सड़कों का रख रखाव में कुछ कमी आई है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4th महानंदा ब्रिज और 5th महानंदा ब्रिज का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहाँ से लेके माटीकड़ा तक ट्रैफिक को ईज आउट किया जा सके। धन्यवाद। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आम जनता के हैं और क्योंकि खबर समय एक विश्वसनीय पत्रकारिता पर विश्वास करता है और पारदर्शिता पर भी हम विश्वास करते हैं, और आप भी एक पत्रकार रह चुके हैं, आप भी, आपकी जो बातें हैं उनमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता झलकती है और आज भी आप सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। हमने देखा है आप जब भी चलते हैं न तो आप पायलट का व्यवहार करते हैं, न ज़्यादा ताम झाम आप लेकर चलते हैं, तो ये शैली आपकी बहुत पसंद आती है। इसलिए मैं चाहूँगा कुछ और थोड़े असहज सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं तो आप भी अपने दौर में जब पत्रकारिता करते थे, तो अगर उस समय में मैं मान लूं कि आप पत्रकार हैं और मैं एसजेडी का चेयरमैन हूं, तो आप कौन सा ऐसा कठिन सवाल मुझसे पूछना चाहते थे? आप सवाल संजय जी आप पूछिए, हर आपके तर्कस के हर सवालों का जवाब। आप अगर पूछते तो कौन सा सवाल पूछते? आज के दौर में अगर आपको लगता है एसजेडी के चेयरमैन से ये सवाल पूछना चाहिए तो कौन सा सवाल होता है जो जरूरी है? आज के दौर में यदि मैं आपसे एक सवाल पूछता तो मैं सिर्फ यही सवाल पूछता कि शहर के विकास के लिए आम जनता की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, आम जनता को कितना आगे आना चाहिए, आप ये बताइए। स्मार्ट प्ले। आपका जवाब बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है स्मार्टली आपने दिया है, आपने मुझ पे ही छोड़ दिया। देखिए, तो चलिए ऐसा है कि कोई भी विकास कार्य तभी परिपूर्ण होगा जब आम जनता की, आम लोगों की भागीदारी होगी। और हमने कहीं ना कहीं आम जनता से मिलना, आम जनता से बात करना कम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब सरकार आई, तो उन्होंने आम जनता की भावनाओं को समझा, आम जनता की बात को रखा और आम जनता के साथ मिलकर विकास के कार्य किए। इसीलिए आप देखिए शहर, ये सिर्फ शहर की बात नहीं है, उत्तर बंगाल देखिए, एक उत्तर बंगाल वो होता था जहां वर्षों तक हम कोई मुख्यमंत्री 2011 से पहले देखते नहीं थे। एक उत्तर बंगाल वो है जहां राज्य की माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक माह आती हैं, 3 से 4 दिन समय बिताती है, प्रशासनिक बैठकें करती हैं, विकास के नए कार्यों की रूपरेखा देती है। तो ये उत्तर बंगाल पूरा बदल गया है। उत्तर बंगाल एक नए जोश और खरोश के साथ अब पूरे विकास के पथ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्र में आ गया है। दिलीप जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण है, वह है एसजेडी ने अभी तक शहर में जितने भी मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाए थे या जितने भी जो निर्माण कार्य है उनको किया था, उनमें से बहुत सारे निर्माण कार्य आज भी पूरी तरह से माने उसको बोलते सफल नहीं माने जाते हैं। बहुत सारे मार्केट्स है, जैसे हाकिमपाड़ा में जो, हैदरपाड़ा में जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है वह विफल हो चुका है। उसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट कॉम्प्लेक्स है जो विफल है। 2011 से पहले तत्कालीन सरकार ने, जो 34 साल की सरकार ने जिस तरह विदाउट प्लानिंग काम किया, उसका खामियाजा इस शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने बिना प्लानिंग, मैं तो अभी एसजेडी में आने के बाद देखता हूँ कि बिना प्लानिंग जिस तरह से उन्होंने काम किया है, पर ये हम प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ें बनी हैं उनका कैसे रख रखाव कर सके, उनको पुनः सुचारू कैसे चल सके। समय लगेगा, पर आपको ये आश्वस्त मैं करना चाहता हूँ कि वो सब काम पूरे होंगे। एक और महत्वपूर्ण और ज्वलंत सवाल है। हम जिस जगह बैठे हैं नेताजी केबिन में, यह स्थित है विधान मार्केट में, और विधान मार्केट की एक पुरानी समस्या रही है, पुरानी एक मांग रही है यहाँ का अपना उनको जो पट्टा है वो दिया जाए, उनको अपनी दुकानों का अधिकार दिया जाए, और बहुत सारे मुद्दे हैं उनके। उन मुद्दों पर अभी तक सरकार कितना आगे बढ़ी है? संजय जी, कोई भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है, होगा, ये मैं पूरी तरह विश्वास है। विधान मार्केट के व्यवसायियों से हमारी लगातार बात हुई है, उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी कुछ बातें हैं, हमने उनको प्रस्ताव के आकार में राज्य सरकार को भेज दिया है, और हमें ये उम्मीद है कि हर समस्या का बातचीत के ज़रिए समाधान हो सकता है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि विधान मार्केट की समस्या का भी बहुत जल्द ही समाधान हो जाएगा। क्या कुछ आपने ऐसा भी सोचा है कि विधान मार्केट का जो एरिया है, इलाका है, यह ऐतिहासिक जगह है? अगर मैं 70 साल की बात करूं तो नेताजी केबिन 70 साल से है, इसका मतलब है यह एक बहुत ज़्यादा पुराना जो मार्केट है। तो इसको कभी आप लोगों ने हिस्टोरिकल हिसाब से या कुछ ऐसा चिन्हित करने का, मैपिंग करने का कुछ प्लान किया है? क्योंकि आज तक सिलीगुड़ी में, मेरी बात मैं कंप्लीट कर दूँ, आज तक सिलीगुड़ी में इतने सारे मार्केट कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी जगह हैं जिनको पर्यटक हैं वो आए तो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आज भी सिलीगुड़ी अपने आप में सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट है, कभी भी टूरिस्ट पॉइंट बन नहीं पाया। उसकी वजह सरकार को ही माना जा सकता है, क्योंकि सरकार के हाथ में ही है सब कुछ करना या ना करना। तो ऐसा आप लोग कुछ सोच क्यों नहीं रहे हैं कि अगर हम विधान मार्केट, हांगकांग मार्केट, जो आसपास के हांगकांग मार्केट विधान मार्केट की सीमा में ही पड़ता है, तो आप लोग इसको क्यों नहीं एक टूरिस्ट पॉइंट या ये बनाने के ऊपर सोच कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा प्लान किया है आपने? आपके एक सवाल में 3 सवाल हैं। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल है कि विधान मार्केट को लेकर। हाँ। एक विधान मार्केट, देखिए, एक ऐतिहासिक मार्केट है, और हमारी रोज़मर्रा की वस्तुओं की खरीद फरोख्त, आज कितने भी मॉल बन जाए, कुछ भी हो जाए, बड़े दुकानें बन जाए, पर विधान मार्केट का जो चार्म है, जो नॉस्टैल्जिया है, वो कहीं पे नहीं मिलेगा। विधान मार्केट में, खुद विधान मार्केट आता हूँ खरीदारी करने के लिए, यहाँ आके लगता है आप अपनेपन से खरीदारी कर रहे हैं। हम लोग तो एक ऐतिहासिक, आपने ये जो सवाल किया है ये सही है, एक ऐतिहासिक मार्केट है, उसकी जो परिकल्पना है उसी तरह से की जानी चाहिए। पर मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विधान मार्केट की जो भी बातें हैं उनका बहुत जल्द समाधान होगा, मेरा इतना ही संकेत काफ़ी है। हम विधान मार्केट के जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनसे लगातार बातचीत में हैं, और हम लोग बहुत सकारात्मक हैं कि वेरी पॉजिटिव कि विधान मार्केट की जो एक वर्षों पुरानी समस्या है उसका बहुत जल्द हम समाधान देख पाएंगे। दूसरा सवाल है कि शहर खाली ट्रांजिट पॉइंट बन गया है, शहर में पर्यटक आके रुकते नहीं है। आपको पता होना चाहिए 2011 के बाद में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल सफारी जैसे एक देश के अनूठे पार्क की नींव रखी, और आज बंगाल सफारी देश का सबसे अनूठा सफारी पार्क है, जहां आप सफारी पर जा सकते हैं, और बंगाल सफारी के कारण अब पर्यटक इतने बढ़ रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री ने 3 नई पहल की, 3 बड़े उपहार दिए। पहला, देश का सबसे बड़ा महाकाल का मंदिर, जिसका निर्माण कार्य मुख्यमंत्री की घोषणा के 1 माह के अंदर शुरू हो चुका है, और जहां देश के सबसे बड़े भगवान शिव की प्रतिमा लगेगी। उसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स, महाकाल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक बहुत बड़ी पहल है, और पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए इससे बड़ी पहल हो नहीं सकती। 1 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं। इससे पहले आप देखिए, जगन्नाथ धाम अपने आप में एक अनुपम कृति बनी है, कलकत्ता में दुर्गांगन और उसके बाद महाकाल धाम। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि पर्यटन किस तरह से बढ़ रहा है शहर में। इस शहर में ये सबसे बड़ा वेडिंग हब बन गया है। यदि शादी विवाह की देश में कहीं भी बड़ी शादियों की बात होती है तो सिल्लीगुड़ी का नाम उसमें आता है, और सिल्लीगुड़ी में शादियों का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है।
शादी के सीजन में आपको पता है कि कोई होटल खाली नहीं मिलते हैं। तो सिलीगुड़ी में मैं आपको बता दूं कि 20 नए 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, जिसके प्रस्ताव राज्य सरकार के पास जमा हो चुके हैं। सरकार की जो पर्यटन नीति है, टूरिज्म पॉलिसी है, ये अपने आप में एक अनुपम कृति है हमारे लिए। तो करीब 10,000 करोड़ का निवेश अगले 2 सालों में होगा। उसके अलावा माइस टूरिज्म के लिए, कि अभी लोग हमसे, आपने जो सवाल नहीं किया कि लोग कहते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कैसे होगी, कार्यक्रम कैसे होंगे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 10 एकड़ भूमि पर, कावाखाली में 10 एकड़ भूमि पर कन्वेंशन सेंटर, विश्व बंगला के तर्ज पे कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। उसके लिए भूमि दे दी गई है और बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल आप करने वाले थे, मुझे पता है, वो है कि शहर में स्टेडियम नहीं है, IPL कैसे हो या T20 मैचेस कैसे हो। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें इस शहर की जो कृति है ऋचा घोष के नाम पे 27 एकड़ में स्टेडियम की घोषणा की है, जिसका भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और अगले आने वाले कुछ वर्षों में जब स्टेडियम, महाकाल मंदिर और कन्वेंशन सेंटर बन जाएंगे, तो आपका ये शहर, हमारा ये शहर एक पूरा बदल जाएगा, एक नया शहर, एक स्मार्ट शहर का चेहरा लेगा। मैं सवाल ख़त्म करने वाला था, लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पूछना ज़रूरी है। उसमें एक है कि आपने कहा कि बंगाल सफारी, उसके अलावा बोरेरालो भी बनाया गया है, मगर ये दोनों में अक्सर देखा जाता है, लोग कहते हैं कि यहाँ जो जाने के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे अगर कलकत्ता में देखें तो वहाँ सिटी बसेस हैं या फिर सरकारी व्यवस्थाएं हैं, मगर यहाँ क्या वैसी व्यवस्थाएं हैं इस जगह पे जाने के लिए? अगर टूरिस्ट यहाँ सिलीगुड़ी में आए तो उन्हें खुद के व्हीकल लेकर ही जाना पड़ेगा, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई अभी तक जो मुझे मालूम है, ना बोरेरालो के लिए, ना बंगाल सफारी के लिए। तो ये जो टूरिस्ट पॉइंट बना है, इसका भी मुझे लगता है पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक चीज़ जो मेरी बात में रह गई कि गाजलडोबा एक माननीय मुख्यमंत्री की एक अनुपम कृति है। गाजलडोबा में बोरेरालो जो बना है, आप देखिए कि नदी, नहर, पहाड़ और जंगल, उन सब को मिलाकर एक अनुपम कृति बनी है गाजलडोबा। और गाजलडोबा इको टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा हब बन गया है। और उसके अलावा आपने जो कहा कि बंगाल सफारी में इस बार मुझे बताया गया कि टूरिस्ट की, आम लोगों की जो भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से वो लोग अब जगह ही नहीं दे पा रहे। पर आपकी बात सही है, जैसे मैंने कहा कि लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे तो नई चीज़ें आती हैं। तो आपने ये जो बात हमें कही है कि यहाँ पे सिटी बसेस की और व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी इस बात को हमने संज्ञान में लिया और संबंधित विभाग से हम जरूर बात करेंगे कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इस तरह की व्यवस्था दी हो तो और लोगों को उस क्षेत्र में ले जाया जा सकता। आप तो SNT बस टर्मिनस के भी कमेटी में है, NBSTC तेंजिंग नोर्गे बस तेंजिंग नोर्गे, तो उसका भी अगर देखा जाए तो ये बस टर्मिनस भी काफ़ी पुराना है, इसको लेकर भी आप लोगों ने कुछ प्लानिंग किया है? ये NBSTC का तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड पहला बस स्टैंड इस तरह से था। तो इसका अभी नवीनीकरण का काम हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है। माननीय मेयर के साथ हम भी, उसके कमेटी के चेयरमैन माननीय मेयर है, तो हम लोगों ने बातचीत की है और इसका पुनः नवीनीकरण करके किस तरह से और यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको दिखा। मेरे सवाल फिलहाल ख़त्म होते हैं। अब सवाल जो आएंगे यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो आम जनता है उनके, उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा। आप जो अपने जीवन जो यात्रा को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, जो एक बड़े पोस्ट पर आए हैं, चेयरमैन के पोस्ट पर, इस जीवन यात्रा का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? देखिए, दो चीज़ें हैं कि मैं अकेला ही चला था और कारवां बनता गया, और मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। और आप में से मुझे जो जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा जीवन बहुत साधारण तरीके से मैं व्यतीत करता हूँ। पर साधारण व्यक्ति अपनी सोच से, अपनी समझ से और लोगों की प्रेरणा पाकर असाधारण बन सकते हैं, एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सतत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और आज मैं जिस स्थान पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। 2023 में हम उनके साथ एक यात्रा पे स्पेन, दुबई गए थे और
माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस 13 दिन के सफ़र ने मुझे जीवन की बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उसमें एक चीज़ है कि आप इतने बड़े पद पे माननीय मुख्यमंत्री हैं, पर उनका जीवन इतना साधारण है। वो आम लोगों से जिस तरह से मिलती हैं, आम लोगों से जिस तरह से बात सुनती है, आम लोगों से जिस तरह का ममता भाव रखती हैं, वैसी मुख्यमंत्री का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हमारी मुख्यमंत्री ने ऐसी एक पहल की है। आप देखिए, लक्ष्मी भंडार इस राज्य से शुरू हुआ, आज लोगों के लिए स्वास्थ्य साथी इस राज्य से शुरू हुआ। बंगाल जो आज सोचता है, देश उसका कल अनुसरण करता है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, कंट्री थिंक्स टुमारो। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 95 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें सबूत साथी, रूपश्री, कन्याश्री, हर व्यक्ति के लिए बच्चे पढ़ाई कर पाए, इसके लिए आपको सरकार के पास नहीं जाना है, सरकार आपके पास आएगी। आपकी कोई समस्या है, उसका सरकार आपके घर पे आके समाधान करेगी। ऐसी पहल कोई हो नहीं सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री की बात कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत साधारण जीवन यापन करती है, और इस यात्रा में जो मैं स्पेन और जब दुबई गए हम लोग, उनको नज़दीक से देखने का जब अवसर हुआ, तो मुझे लगा कि अभी उस तरह की जीवन यापन हम लोग भी नहीं कर पाए। इतना साधारण, इतना ममतत्व भाव। दूसरी बात कि ये सरकार है गवर्नेंस विथ ह्यूमन टच, ये मानवीय सरोकार की सरकार है। यहाँ आप सरकार के पास में, आपके पास हज़ारों तरह के माध्यम है जहाँ से आप अपनी सुझाव, शिकायतें बता सकते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। चाहे वो सरासरी मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री कार्यालय में फ़ोन करना हो, यहाँ दरवाजे हमेशा खुला है। तो आप देखिए, उससे सीखने का मुझे हम लोग को बहुत अवसर मिला है, पर अभी यात्रा बहुत बाकी है। अभी इस पथ पे निरंतर चलना है। मैं स्वामी विवेकानंद की एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि व्यक्ति वही सफल होता है जीवन में जो सबको साथ लेके चलता है। व्यक्ति वही सफल होता है जो जीवन में अपना जैसा सबको बना लेता है, और व्यक्ति वही सफल होता है जीवन में जो सोच बड़ी रखता है, पर सोच, अपनी सोच में सबको साथ लेके एकाकार करके चलता है। अब मैं वहाँ जाऊँगा, उससे पहले फिर एक और आखिरी सवाल, एकदम संक्षेप में उसका जवाब दीजिएगा कि आईटी पार्क अब नहीं है। आईटी पार्क की जो कल्पना थी वह अब नहीं है। फिलहाल आप कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन युवाओं के लिए आप क्या सोच रहे हैं? युवाओं का यहाँ से पलायन हो रहा है, पढ़ लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कार्य करने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। संजय जी, पहली बात तो ये है कि इस सरकार ने आने के बाद 2011 के बाद में इतने कॉलेज और बनाए हैं, बहुत सारी विश्वविद्यालय आए हैं, और हमारा आईटी पार्क है, उसके 3 चरण जो है वो पूरी तरह काम कर रहे हैं। पर ये सही है कि आप समय से आगे सोचते हैं, समय की बात भाप लेते हैं। चौथा आईटी पार्क के लिए हमारी बातचीत हो रही है। एक बहुत ही अत्याधुनिक डाटा सेंटर और आईटी पार्क बहुत जल्द सिलीगुड़ी को हम उपहार देने वाले हैं। धन्यवाद। तो अब हमारे जो यहाँ जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा अगर आप लोग हमारे एसजेडी के चेयरमैन दिलीप दुगर जी से अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं, आपके जहन में हो, आप कर सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ बैठकर लोग चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले तो मैं खबर समय का मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और मैं दिलीप भैया को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि देखिए, इस नेताजी केबिन में तो हम लोग प्राय आते रहते हैं, लेकिन आज दिलीप भैया यहाँ आके और हम लोग के साथ में बैठ के आज इस इंटरव्यू को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको भी और भैया को भी कि आप आम लोगों के साथ बैठ के ये इंटरव्यू करना अपने आप में एक बहुत अच्छी परिकल्पना है ये चीज़। और एक चूँकि दिलीप जी जो है पूरा हिंदी समाज का, हिंदी भाषी समाज का एक प्रतिनिधित्व के रूप में गर्व, सिलीगुड़ी का गर्व है, गर्वित चेहरे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप दीदी ने आपको इस हमारे एक हिंदी भाषी लोग को एक इस पद पे बिठाया है, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिलीप भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप एसजेडीए के चेयरमैन हैं, और एसजेडीए से सिलीगुड़ी और उसके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन थी। देखिए, क्योंकि हम जब देखते हैं कि देश की दूसरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे अगर आप जयपुर जाए जेडीए, तो जेडीए कोई प्रोजेक्ट लेके आती है तो उसके सारी चीज़ प्रीमियम में जाते हैं, और एक माना जाता है कि बहुत क्वालिटी डेवलपमेंट देगा। लेकिन आप देखिए कि जहाँ एक उत्तरायण टाउनशिप जो प्राइवेट सेक्टर चला रहा है वो कितना आगे बढ़ गया, लेकिन उसके ठीक बगल में हिमाचल विहार जो एसजेडीए ने डेवलप किया वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया। तो क्या लगता है आपको कि इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, 2011 से पहले जो सरकार थी, जो 34 सालों तक ये सरकार रही,
और उस सरकार की परिकल्पना में कहीं ना कहीं कमी थी। ये बात हम मानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। हिमाचल बिहार उसी समय बना था, पर एसजेडीए ने अभी ये कई वर्षों में हिमाचल बिहार में बहुत सारे कार्य किए। हिमाचल बिहार में सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो गई, एक पेयजल की उनकी बहुत लंबे समय से मांग थी, उसको भी हम जल्द पूरा करने जा रहे हैं। तो और कई परिकल्पनाएं हैं, पर हर परिकल्पना में थोड़ा सा समय लगता है। आप थोड़ा सा समय दीजिए और आप हिमाचल बिहार को, जितना आप सीधा सवाल हिमाचल बिहार के बारे में किया, आप हिमाचल बिहार में बहुत सारा बदलाव आया, आप खुद जाके देखिए। हिमाचल बिहार अब उत्तरायण से भी ज़्यादा अच्छी टाउनशिप बनेगी। विपुल जी, आप, मुझे लगता है ये जो सूचना दे रहे हैं बहुत पुरानी सूचना दे रहे हैं। हाँ, यदि आपने इसका अभी कोई आवेदन किया है तो हम 7 दिन में आवेदन को निस्तारण कर दे रहे हैं। पुरानी ट्रांसफर की फाइलें सब हो जा रही है। आपकी सूचना जो है ये बहुत पुरानी सूचना है, इसको आप थोड़ा सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। एसजेडीए अब हमारे एलयूसीसी है, देखिए एलयूसीसी में अब एलयूसीसी विदिन 10 डेज, यदि सब कागज़ सही हो तो विदिन 10 डेज आपको एलयूसीसी मिलेगी, और वो आपका अधिकार है कि आप पोर्टल में देख पाएंगे कि आपकी फाइल कहाँ है। 10 दिन के अंदर आपको एलयूसीसी मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। पर आप ये जो ट्रांसफ़र की बात है, तो अब आपको ऐसा, आप यदि कोई सूचना है तो उसको अपडेट कर लीजिए। हम लोग 7 दिन से 10 दिन के अंदर में हर ट्रांसफ़र केस को कर देंगे। नेक्स्ट दिलीप भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संजय जी को भी बहुत अच्छा, संजय जी आपका प्रयास, जो साधारण आदमी के पास सभी बड़े नेता को ले जाने का एक सोच। भैया मैं एसजीडी के लिए नहीं बोलूँगा, मेरे को लगता है माँ माटी मानुष दीदी जैसे हिसाब से सारा पश्चिम बंगाल का आदमी को प्यार करते हैं। उनकी जो सोच है ये सबको लेकर आगे बढ़ने का। बट मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से उनका पास या तो वो पहुँचता नहीं है, नहीं तो उनका पास खबर नहीं है। एक बड़ा चीज़ है ये सिलीगुड़ी का जो ट्रेडिंग बिजनेस, आज सेवक रोड हो, हिलकाट रोड, मर्चेंट एसोसिएशन, यहाँ जो गाड़ी आते हैं या तो सिक्किम, नेपाल, भूटान, असम, ये एरिया से आते थे आदमी माल खरीदने बेचने सब कुछ। बट लास्ट 10 साल जो पोजीशन है, या तो आदमी सिक्किम वाला सालूगढ़ा चल जाते हैं, नेपाल से जो आते हैं माटीगढ़ा चल जाते हैं, या असम से भूटान से आते हैं तो फुलवाड़ी तक चल जाते हैं वहीं से काम। क्योंकि ये सिलीगुड़ी में गाड़ी लेके जब भी घुसते हैं तभी ट्रैफिक उसको पकड़, या तो सिक्किम का नंबर का गाड़ी हो, असम का नंबर हो, नेपाल का नंबर हो। पहले सेवक रोड में आके जो परचेस करते थे, गाड़ी लगाते थे, पार्किंग का तो पोजीशन है ही नहीं, गाड़ी लगाना नहीं है। तो ये जो बिज़नेस है हम लोग का सेवक रोड, हिलकाट रोड, मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ बहुत बड़ा अंतर आया बिज़नेस का। अभी हम लोग का यहाँ बिज़नेस का वो जो पहले बाहर से सुबह गाड़ी आके लग जाता था, माल बुझाई करके ले जाता था, वो कहानी नहीं है। तो ये चीज़ को आप जब एक बड़े पोस्ट में हो, मेरे ख्याल से एक होता है पॉलिटिकल नेता, एक है सब्जेक्ट वाला बात है। आप दीदी का भी सामने हो, सब आमला से आपका, बट ये जो ट्रैफिक की ये जो उनको अरेस्ट मैंने पकड़ लेना, फाइन लेना, इसके लिए वो लोग आना नहीं चाह रहे हैं, आते नहीं है। अभी सब बाहर से मार्केट करके चले जाते हैं। तो ये ज्वलंत उदाहरण के जब आप एक पोस्ट में गए, इस चीज़ को एक बार सामने लेके इस चीज़ को थोड़ा सोच के आगे बढ़ाइएगा, तो मेरे लिए लगता है दीदी का जो सोच, दीदी जो सबको साथ लेके जाते हैं, ये जो सिलीगुड़ी का हार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, जो ये जगह से हम लोग पीछे चले गए। व्यापारी जो बाहर से आते हैं, बाहर से ही चले जाते हैं। ये चीज़ को थोड़ा देखना जरूरी है, आगे बढ़ाइएगा। ये हमको बहुत दिन से लगता था, तो इसलिए आपके पास ये रखे हैं। एकदम शिवशंकर जी, आपने जो कहा है बहुत लंबा सा एक सवाल किया, लेकिन उसका बहुत साधारण सा उत्तर है। आम लोगों को, पहले तो आम लोगों को सचेतन होना पड़ेगा। शहर के 2 ही मुख्य रास्ते हैं, एक सेवक रोड और एक हिलकाट रोड, और वहाँ पार्किंग की समस्या है, ये बात भी सही है। सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं रास्तों पे है। तो गाड़ियों की यदि पार्किंग यदि सुचारू नहीं होगी तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। दूसरी, शहर जब बढ़ गया है तो अब आप देखिए कि इस शहर में ढांचागत सुधार जब हुआ है, सड़कें बनी हैं, तो शहर कहाँ तक बढ़ गया है। शहर सालूगढ़ा चला गया है, शहर फुलवाड़ी चला गया है, शहर माटीगढ़ा चला गया है, और क्रेता वहाँ आके सामान खरीद जाते हैं। पर सिलीगुड़ी में हमेशा विधान मार्केट, हिलकाट रोड,
सेवक रोड का महत्व हमेशा था, है और रहेगा। इसको कोई बदल नहीं सकता। अभी भी हम लोगों को भी खरीदारी करनी तो 3 मुख्य सड़कों पे आना पड़ेगा। हम लोग अभी मल्टी लेवल जो पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हम लोग अभी परिकल्पना में ला रहे हैं, बहुत जल्द मुझे लगता है वो काम शुरू हो जाएगा। और यदि वो शुरू बहुत जल्द होकर समाप्त हो जाता है तो ये समस्या का बहुत जल्दी समाधान होगा। और पुनः आप देखिएगा कि इन तीनों क्षेत्रों में जो खरीदार है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए बढ़िया। मल्टी लेवल पार्किंग एक इस समस्या का हमने बहुत सारे और भी चीज़ों पे कार्य किया, पर मल्टी लेवल पार्किंग का जो प्रोजेक्ट है मुझे लगता है उससे बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। दुगर जी, मेरा नाम मोहन अग्रवाल, मैं अधिवक्ता हूँ जी मोहन जी। और मेरा सिलीगुड़ी से रिलेटेड एक दो सिर्फ बोलिए। सुझाव भी है तो प्रश्न बोलिए भी। बोलिए, एकदम सुझाव दीजिए। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि सिलीगुड़ी को जाम से छुटकारा कब मिलेगा। कई दिन आगे एक वीडियो था संजय जी का ही, ये सिलीगुड़ी नहीं जामगुड़ी बन के रह गई है। 1 नंबर। 2 नंबर, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ। आपने अभी बताया, इस बात में हुआ बात हुई। तो मेरा एक सुझाव है, अभी जो अपना जो यहाँ पर एक तो अभी कंचनजंगा स्टेडियम जो अभी सिलीगुड़ी में अभी फिलहाल है, इसको अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग माने पार्किंग की व्यवस्था इसमें अगर की जाए, मेरे हिसाब से बढ़िया सुझाव रहेगा ये। देखिए, आपका जो सवाल है उसका एकदम, मैंने पहले भी कहा कि शहर के जो प्रेशर पॉइंट है ये 2 ही रास्ते पे है, सेवक रोड और हिलकाट रोड पे और बिहार मार्केट वाले क्षेत्र में। तो हम लोग 5th महानंदा ब्रिज और 4th महानंदा ब्रिज को वापस से पुनः नवीनीकरण कर रहे हैं और उसको उस रास्ते को ठीक से कर देने से ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा। दूसरा, मल्टी लेवल कार पार्किंग, मल्टी लेवल व्हीकल पार्किंग की 3-4 जगह हमने आइडेंटिफाई की है, उस प्रस्ताव पे काम चल रहा है। तीसरा, आपने जो कहा कि लोगों को भी अब सचेतन होना पड़ेगा, लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। जो हिलकाट रोड और सेवक रोड में जो फुटपाथ है, फुटपाथ को लोगों को चलने के लिए इस्तेमाल करने दीजिए। लोगों को ये सचेतनता लानी है, ये जागरूकता लानी है कि फुटपाथ लोगों को चलने के लिए, वो सब समस्या और हम सब पहल करेंगे तो ये समाधान हो जाएगा। अभी आप देखिए बर्दवान रोड में फ्लाईओवर बन रहा है, बाकी सब जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। ये होने से मुझे लगता है कि अब शहर से जैसे बागडोरा जाने में अब करीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो ये कुछ 2-4 महीने 6 महीने की बात है, उसके बाद मुझे लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुचारू हो जाएगी। एक दूसरा प्रश्न, एक तो पूरे आपने सिलीगुड़ी में अभी हर जगह तारों का जंजाल सिलीगुड़ी से घिरा हुआ है। सिलीगुड़ी की सुंदरता पर एक बहुत बड़ा धब्बा है ये। इसको कैसे सिलीगुड़ी को मुक्ति मिलेगी, ये मेरा एक अनुरोध है। और सिलीगुड़ी स्वच्छ और साफ हो, ये मेरे एक दो चीज़ें मैं आपको, आपने जो सवाल किया इसमें 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो तारों का जो जंजाल है उससे सिलीगुड़ी बहुत जल्द मुक्त मिल जाएगी। सिलीगुड़ी नगर निगम पूरे पार्किंग तारों को अंडरग्राउंड कर रही है और उसके लिए काम शुरू हो गया है। कई क्षेत्रों में तो काम पूरा भी हो गया है। तो उससे तार हटा के समूचे केबलिंग को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, एक ही है। दूसरा, स्वच्छ और सुंदर सिलीगुड़ी बनाने के लिए शहर में कई दशकों का डंपिंग ग्राउंड सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रयास से वो डंपिंग ग्राउंड का 60% काम पूरा हो गया है। बायो माइनिंग कर दिया गया है, वहाँ गोडाउनें बन गई हैं, व्हीकल पार्किंग की जगह 300 गाड़ियों की पार्किंग की जगह बन गई है। और अगले आने वाले 1 साल में डंपिंग ग्राउंड का जो पूरा क्षेत्र है पूरा क्लियर हो जाएगा। 60% जब काम हो गया है पिछले 1.5-2 साल में, और 40% काम बाकी है। तो ये होने से शहर में जो वायु प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शहर बहुत सुंदर शहर है। आप यहाँ की क्लाइमेट देखिए, पूरे देश में ऐसा कहीं क्लाइमेट नहीं है जहाँ सर्दी से लेकर गर्मी का हम हर मौसम का आनंद लेते हैं, 5 ऋतुओं का आनंद लेते हैं। तो ये 2 आपने जो सवाल किए, इनका दोनों का बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं संदीप घोषाल। अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया है।
तो मेरा दिलीप भैया से ये सवाल भी है और सजेशन भी है कि जब हम लोग बात कर रहे थे आपका और संजय जी की बातों से लग रहा था, और ये सबको ही मालूम है कि डेवलपमेंट और ट्रैफिक दोनों कोरिलेटेड है। जब डेवलपमेंट होगी तो आबादी बढ़ेगी, यातायात की समस्या भी होगी। ये देखा गया है कि सिलीगुड़ी में कोई भी एक प्रॉपर रेजिडेंशियल और कमर्शियल बोल के कोई एरिया डिमार्केशन नहीं है। हर बिल्डिंग में जो नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं उसमें देखेंगे कि कॉस्ट कम करने के लिए नीचे कमर्शियल दिया गया है या आगे नीचे दिया गया है, और पीछे या ऊपर में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि कहीं जो रेजिडेंट होते हैं उनकी सेफ्टी पे कहीं सवाल होते हैं? क्योंकि अब सिलीगुड़ी में आसपास बहुत ही भव्य आग भी लगती है, अभी कुछ दिनों पहले ही देशबंधु पाड़ा में भी लगी। और ट्रैफिक रिलेटेड, ट्रैफिक की जगह नहीं है, हर जगह छोटी से छोटे, अगर कोई बिल्डिंग के नीचे एक दुकान खुलती है, दुकानदार की खुद की पार्किंग और उनके कस्टमर की भी पार्किंग। मैं आश्रम पाड़ा रहता हूँ और मेरा व्यवसाय पंजाबी पाड़ा में है, मैं आते जाते रहता हूँ, तो बहुत ही असुविधा होती है। और मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास बहुत सारे नर्सिंग होम्स भी है और लोग गाड़ी और बाइक लगा के चले जाते हैं। इससे पहले भी मैंने कमिश्नर और पुलिस को भी एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम गंगटोक की तर्ज में, सिक्किम की तर्ज पे ये मैंडेटरी कर दे कि गाड़ी में, स्पेशली 4 व्हीलर्स में, गाड़ी चालक, वाहन चालक अपना फ़ोन नंबर लिखे ताकि उनको इमरजेंसी में गाड़ी पार्क करनी भी पड़ सके, तो अगर रिक्वायरमेंट हो तो उनको कॉल करके गाड़ी को हटाया जा सकता है। तो मेरा यही सवाल है कि अब ट्रैफिक पे ये अगर आप डिस्कशंस करके, क्योंकि आप इतने उच्च पद पे हैं, और ये डिस्कशंस करके इनको एक इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। नहीं संदीप जी, आपका ये सही में सुझाव बहुत अच्छा है। मैं कई गाड़ियों में देखता हूँ वहाँ ड्राइवर्स के नंबर और उनका कंटेक्ट लिखा रहता है। उससे 2 सुविधाएं होती हैं कि यदि आपकी गाड़ी गलत जगह पार्किंग की हुई तो आप सूचना दे सकते हैं, इमरजेंसी में आप उनको बुला सकते हैं, और दूसरा आइडेंटिफाइड रहता है कि ये गाड़ी किसकी है। ये बहुत अच्छा सुझाव है और हम ज़रूर आपके सुझाव को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ साझा करेंगे। और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस उनके भी वो भी लगातार लोगों की सलाह पर, सुझाव पर काम करती है, तो आपके इस सुझाव हम लोग जरूर उनको देंगे। आज जो हमारा नया कार्यक्रम चाय चौपाल आपने देखा, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा। और क्योंकि आपने देखा कि आज चाय चौपाल में आज सिर्फ चाय नहीं उबली, सवाल भी उबले और जवाब भी। तो इसी तरह हम फिर अगले एपिसोड में, अगले संस्करण में हम फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ इस चर्चा में बैठेंगे, चाय चौपाल में बैठेंगे, उनके साथ चाय भी पिएंगे और उनके साथ चर्चा भी करेंगे। अगर आप भी ऐसे कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारा जो आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमसे संपर्क करें, ताकि इसके हम आपको पूर्व सूचना दे पाएँ कि इसके बाद हम कितनी तारीख को, कौन सी तारीख को यह शूटिंग करेंगे, तो आप भी हमारे साथ उपस्थित हो सकते हैं। धन्यवाद ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को प्रेम देने के लिए, और हमारे हर कार्यक्रम को आप शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और स्वस्थ रहिए। मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं फिलहाल। धन्यवाद। हो गया विदा ले लो, विदा ले लो।